Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, तो हमने लास्ट पढ़ा था 245 पेज पे. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. To train people in modern subjects, students were sent to study in Japan, Britain, and France and bring back new ideas. अब लोगों को ट्रेन करना था मॉडर्न सब्जेक्ट में, इसलिए स्टूडेंट्स को भेजा गया कहाँ पर पढ़ने के लिए? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस. और वहां पे पढ़ने के लिए इनका भेजने के लिए एक ही रीजन था कि ये वहां पढ़ करके और नए आइडियाज सीख करके आए. Many Chinese students went to Japan in 1890s और कई सारे जापानीज बच्चे, चाइनीज बच्चे जो थे, उनको जापान भेजा गया 1890s में. They not only brought back new ideas but many became leading Republicans. वो सिर्फ नए आइडियाज ही लेकर के नहीं बल्कि एक लीडिंग रिपब्लिकन्स की तरह भी स्टैब्लिश हुए बाद में. The Chinese borrowed even Japanese translations of Europeans. The Chinese borrowed even Japanese translations of European words such as justice, rights, and revolution because they use the same ideographic script, a reversal of the traditional relationship. अब Chinese लोगों ने उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो वो यूज किया करते थे जापानीज लोग, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था यूरोपियन वर्ड्स जैसे कि जस्टिस, राइट्स, राइट्स, रेवोल्यूशन. ठीक है, इस तरह की चीजें जिनका सेम आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट था. ठीक है, और इन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो थे उसको रिवर्स करके उसको यूज करना चाहते थे अपने नए स्ट्रक्चर में. In 1905, just after the Russo-Japanese War, a war fought on Chinese soil and over Chinese territory, the centuries-old Chinese examination system that gave candidates एंट्री इनटू द एलीट रूलिंग क्लास वाज अबॉलिश्ड. अब जो लड़ाई हुई थी 1905 के बीच में, ठीक है, रूस और जापानीज वॉर के जस्ट बाद में जो लड़ा गया था चाइनीज सॉइल पर, चाइनीज टेरिटरी को लेकर के, वहां पे जो पुराना सिस्टम था चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, उनको जो एंट्री मिलती थी कि भाई ये दे करके और फिर रूलिंग क्लास के अंदर जा सकते थे, वो पूरी तरीके से हटा दिया था. अब है एग्जामिनेशन सिस्टम जो हटाया गया था उसके बारे में बताया गया. एंट्री टू द एलीट रूलिंग क्लास अबाउट 1.1 million till 1850 had been largely through an examination. This required writing an 8-legged essay, Pakun Wen, in classical Chinese in a prescribed form. The examination was held twice every 3 years at different levels, and of those allowed to sit, only 1-2% passed the first level, usually by the age of 24, to become what was called beautiful talent. अब यहाँ पे क्या सिस्टम था कि यहाँ पर इनको 8-legged ऐसे लिखने पड़ते थे जिसको बोलते थे पाकून वेन, और ये भी काय में लिखने पड़ते थे? क्लासिकल चाइनीज में लिखने पड़ते थे. ये एग्जामिनेशन साल में 2 से 3 बार होता था. ठीक है, 2 बार होता था हर 3 सालों में, और अलग अलग उसके लेवल्स होते थे. और जो व्यक्ति फर्स्ट लेवल पार कर लेता था, और वो अधिकतर उसको बोला जाता था ब्यूटीफुल टैलेंट, और फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए वो यूजुअली 24 एज तक कर पाते थे ये. अब इस 24 एज तक होने के बावजूद भी इनको इसमें ना सिर्फ 1 से 2% बच्चे ही पास हो पाते थे. At any given time before 1850, there were about 5,26,869 civil and 2,12,330 military provincial degree holders in the whole country. अब 1850 से पहले तक ये जो चीज थी, वहां पर सिविल में इतने लोग और मिलिट्री प्रोविंशियल में इतने लोग हुआ करते थे पूरी कंट्री के अंदर. और जो इनका मिलिट्री प्रोविंशियल है उसको बोलते हैं शेंगयुआन. ठीक है, since there were only 27,000 official positions, अब क्योंकि वहां पे सिर्फ 27,000 ऑफिशियल पोजीशन थी, कई सारे लोअर लेवल डिग्री होल्डर जो थे उनको जॉब्स नहीं मिलती थी. एग्जामिनेशन एक्टेड एज अ बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज इट डिमांडेड ओनली लिटरेरी स्किल्स. अब ये आप देखिए कि ये एग्जामिनेशन जो है क्या है, एक बाधा के तौर पे, एक ऑब्स्टेकल के तौर पे देखा जाता था. किसके उसमें देखा जाता था इसको प्रॉब्लम के तौर पे? जो डेवलपमेंट होना था साइंस और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काम करने वालों से ये ऐसे लिखवा रहे थे, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी, क्योंकि वहां पे वो डिमांड कर रहे थे लिटरेरी स्किल्स की. अब सोचो
कि आपको एग्जाम देना है, आपको आगे जाके काम करना है साइंस की, केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर, उससे पहले आपको बोला जा रहा है कि भाई तुम क्लासिकल चाइनीज में ऐसे लिखो 8 पेज का, तो वो अपने आप में हो जाएगा ना साइंस वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। In 1905, it was abolished as it was based on skills in classical Chinese learning that had, it was felt, no relevance for the modern world. 1905 के अंदर ये पूरी तरीके से हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। याद रखेंगे इसको, 1905 में ये अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था कि ये क्लासिकल चाइनीज में बोला जा रहा है और ये मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। समझ में आया एग्जामिनेशन सिस्टम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके कूल। अब है एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब रिपब्लिक को एस्टेब्लिश करने का क्या है? मांचू Yes, ma'am. एम्पायर, यस, Manchu Empire. Manchu Empire was overthrown and a republic established in 1911 under Sun Yat-sen, 1866 to 1925, who is unanimously regarded as the founder of modern China. इस नाम को याद रख लेंगे। मांचू एम्पायर जो है वो हटा दिया गया था, एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया था 1911 के अंदर, और किसके अंडर किया गया था? सुन यात सेन के अंदर किया गया था, जिसको माना जाता है कि ये मॉडर्न चाइना का फाउंडर रहा है। अब ये एक पुअर फैमिली से आता था और इसने मिशनरी स्कूल के अंदर पढ़ाई करी थी, जहाँ पे इसको बताया गया था डेमोक्रेसी क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, ये चीज इसे पता थी। इसने पढ़ाई करी है मेडिसिन की, जो उस समय जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी चाइना का फेट डिसाइड करने के लिए। इसने एक प्रोग्राम शुरू करा था, 3 प्रिंसिपल्स, सान ह्यूमन चुई, ठीक है, ये इसने एक प्रोग्राम शुरू करा था, तीन प्रिंसिपल पे बेस्ड था इसका प्रोग्राम। This meant overthrowing the Manchu, who were seen as a foreign dynasty, as well as other foreign imperialist democracy, or establishing democratic government and socialism, regulating capital and equalizing land holdings. अब ये जो इसने दिया थे ना 3 प्रिंसिपल्स, उसमें क्या दे रखा था कि मांचू को हटा दो क्योंकि वो एक फॉरेन डायनेस्टी, और तो कोई दूसरा फॉरेन इंपीरियलिस्ट जो है जैसे ये ब्रिटिशर्स वगैरह, इनको भी नहीं आने देना है, और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू करनी है, जो एक प्रॉपर तरीके से जिनके पास में लैंड्स हैं उनको इक्वलाइज करे, कैपिटल को मेंटेन करे। ये था इसका 3 जो प्रोग्राम था ना, 3 प्रिंसिपल्स वाला, सन मिनचुई। ये The social and the political situation continue to be unstable. इसके बावजूद भी वहां पे सामाजिक और राजनीतिक सिचुएशन जो थी वो अभी भी अस्थिर थी, अनस्टेबल थी। 4 मई 1919 के अंदर एक बहुत जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जो कहाँ पे होता है? बीजिंग के अंदर, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते हैं जो भी डिसीजंस लिए गए थे पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसको लेकर के वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है। Despite being an ally of the victorious side led by Britain, China did not get back the territories seized from it. भले ही ये साथ दे रहा था चाइना ब्रिटेन का, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो भी टेरिटरीज ब्रिटेन ने इनकी ले रखी थी वो उन्होंने चाइना को वापस नहीं करी। द प्रोटेस्ट बिकेम अ मूवमेंट, और ये जो प्रोटेस्ट था वो क्या बन गया? एक मूवमेंट की तरह बन गया, और उसने पूरी जनरेशन को पूरी तरीके से अपने फेवर में करा, और उसके बाद में उन्होंने अटैक करा इनके ट्रेडिशन पे और बोला कि चाइना को बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? किसके द्वारा बचाना चाहिए? थ्रू मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म के द्वारा ही हम हमारे चाइना को बचा सकते हैं। ये इन्होंने वहां पर अपना एक मोर्चा खोल दिया था चाइना को बचाने के लिए। बोले अगर आपको चाइना को बचाना है तो आप इन चीजों की मदद से चाइना को बचा सकते हो। रेवोल्यूशनरीज कॉल्ड फॉर ड्राइविंग आउट द फॉरेनर्स, रेवोल्यूशनरीज को बुलाया गया था फॉरेनर्स को निकालने के लिए, जो कंट्रोल कर रहे थे कंट्री के रिसोर्सेज को, और इनइक्वालिटीज हटाई गई, पॉवर्टी जो थी, गरीबी जो फैली हुई थी उसको कम किया गया, और फिर उसके बाद में रिफॉर्म्स लाए गए जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई चीजें अबॉलिश की गई। फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस जो चल रही थी, पैरों को बांधने वाली और औरतों को सबऑर्डिनेशन के तौर पे देखने वाली, इक्वालिटी दी गई, इक्वालिटी बताई गई मैरिज के अंदर कि दोनों ही इक्वल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया गया जिससे गरीबी हटी, ठीक है। रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के बाद में कंट्री के अंदर काफी चीजें आई, एक पीरियड आया टेंशन वाला, जहां पे गुओमिंगडांग नेशनल पीपल पार्टी के ये थे और सीसीपी दोनों ही इमर्ज्ड हुई एक मेजर फोर्सेस के तौर पर, जो कंट्री को यूनाइट करने के लिए थी और स्टेबिलिटी लाने के लिए थी। गुओमिंगडांग के बारे में हम आगे भी और पढ़ेंगे।
अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है तो आई एम नॉट गोइंग लाइन टू लाइन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द होल पैरा, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. No, ma'am, it's clear. ओके ओके. अब सुन यात सेन जो 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे उनके द्वारा, सुन यात सेन के द्वारा, जो उनका आइडिया था वो बेस बना पॉलिटिकल फिलोसफी का. किसकी? गुआमिंगडांग की. ठीक है. इन्होंने 4 ग्रेट नीड्स बताई, क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन. इनकी डेथ के बाद, सुन यात सेन की डेथ के बाद में शियांग काई शेक, जिनका टाइम पीरियड दे रखा है 1887 टू 1975, ये एक गुआमिंगडांग के लीडर की तरह निकल के आए. इन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया जिसको नाम दिया, जो कंट्रोल करने के लिए था, warlords, regional leaders. Wait a minute, students. Okay. तो यहाँ पर सुन यात सेन की डेथ के बाद में दूसरे लीडर आए हैं, शियांग काई शेक, और ये लीडर बने गुआमिंगडांग के. ठीक है. उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया जिसको जो बेसिकली वॉरलॉर्ड्स जो थे, रीजनल लीडर्स जो थे, उनको कंट्रोल करने के लिए था और उनकी अथॉरिटी को कम करने के लिए था, और कम्युनिस्ट को एलिमिनेट यानी हटाने के लिए था. इन्होंने एक सेक्युलर और रैशनल चीज निकाली जिसको बोला दिस वर्ल्डली कन्फ्यूशनलिज्म. कन्फ्यूशनिज्म. ठीक है. बट ऑल्सो सो टू मिलिटराइज द नेशन. और ये कन्फ्यूशनिज्म जो है इसको तो हटाना चाहते थे, साथ ही साथ पूरे नेशन को मिलिटराइज भी करना चाहते थे कि वहां पे प्रॉपर आर्मी जो है वो काम करे. लोगों का जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये डेवलप करेगा एक हैबिट और एक इंस्टिंक्ट यूनिफाइड बिहेवियर की, यानी एक प्रॉपर. अब जब मिलिटराइज कर दोगे पूरे नेशन को, वहां पे मिलिट्री रूल लागू कर दोगे, मिलिट्री को स्टैब्लिश कर दोगे, तो वो वहां पे वैसे भी एक प्रॉपर तरीके से आपको जीवन जीना पड़ेगा. जैसे आपको पता होगा चाइना के अंदर जो है एक अभी भी ये चीज चली आ रही है, और वहां पर एक ही पार्टी है जो काम करती है, और यहाँ पे सारे लोग जो है उनको इतनी फ्रीली नहीं घूमते जैसे कि अपने इंडिया के अंदर फ्रीली अपने हिसाब से जी रहे हैं, डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं. वहां पे ऐसा नहीं है. उनको एक प्रॉपरली बिहेव करना पड़ता है, प्रॉपर उनको हैबिट्स उनकी मेंशन होती है, और रूल्स और रेगुलेशंस में जीना होता है. ही एनकरेज women to cultivate the 4 virtues of chastity, appearance, speech and work. इन्होंने बोला है कि औरतों को औरतों की तरह दिखना चाहिए, अपीयरेंस में उनको इनका मानना था कि उनको एक तमीज से बोलना चाहिए और काम करना चाहिए. उन्होंने बोला कि इनका रोल जो है वो सिर्फ घर तक होना चाहिए. इवन द लेंथ ऑफ द हेमलाइंस वर प्रिस्क्राइब्ड, और ये भी बताया गया था कि कितने लंबे उनको कपड़े पहनने हैं. तो ये थे गुआमिंगडांग के नए शियांग काई शेक. ठीक है. इन्होंने ये सब चीजें डिस्क्राइब करी थी. ज्यादा समय तक नहीं चली होंगी इनकी चीजें. गुआमिंगडांग का सोशल बेस जो था वो अर्बन एरियाज में था. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पर बहुत स्लो थी और लिमिटेड थी. जब इस तरह के ढकियानुसी वो लगाएंगे तो फिर ग्रोथ तो कम होएगी. फिर जो इनसे पहले लीडर्स थे वो तो इक्वल, उन्होंने बोला था कि वेमेन और मैन जो है वो इक्वल, उनको मतलब इक्वालिटी में बिलीव करते थे, और यहाँ पे ये इनइक्वालिटी कर रहे थे. कुछ सिटीज थी जैसे शंघाई जो सेंटर बनी मॉडर्न ग्रोथ का 1990 के अंदर. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है उसका नंबर बढ़े, 5 लाख तक पहुंचे वो. और भले ये थोड़े कम परसेंटेज में था उस समय के हिसाब से देखा जाए तो, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के हिसाब से, जैसे शिप बिल्डिंग वगैरह. लेकिन फिर भी यहाँ पे अर्बन एंटीज जो थी, शाई शिमिन ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स जो थे वो इस एरियाज में रह रहे थे. अर्बन वर्कर्स जो थे, पर्टिकुलरली विमेन जो थी, वो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे. वर्किंग आवर्स जो थे उनके लिए बहुत समय तक लंबे थे. कंडीशंस जो थी वो बहुत खराब थी. और इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया था उस समय में कि विमेन के राइट्स होने चाहिए और तरीका होना चाहिए फैमिली बिल्ड करने के लिए. डिस्कशन होने लगे इन सब चीजों पर. सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आ रहे थे वहां पे, स्कूल्स में फैल रहे थे, यूनिवर्सिटीज बढ़ रही थी. पेकिंग यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1902 के अंदर. जर्नलिज्म भी फैलने लगा था और लोगों की को अट्रैक्ट कर रहा था इस चीज को लेकर के जर्नलिस्ट बनने के तौर पे. पॉपुलर लाइफ वीकली जो है वो शुरू हुआ था, जो जाओ टाओ फेन 1895 टू 1944 जो थे उनके द्वारा एडिट की गई थी. ये एक रिप्रेजेंटेटिव थे नए ट्रेंड के. इन्होंने इंट्रोड्यूस करे नए आइडियाज पढ़ने वालों को. ठीक है. एज वेल एज लीडर्स बताए जैसे महात्मा गांधी और केमल अटातुर्क, और मॉडर्निस्ट लीडर ऑफ टर्की. ठीक है. इनके बारे में भी इन लोगों ने बताया. जब जर्नलिज्म फैलेगा, जब वहां पर नई चीजें फैलेंगी, जर्नलिस्ट
से जुड़ी हुई चीजें फैलेंगी, वीकली आएगा वहां पे अखबार, तो वहां पे नई चीजें पता पड़ती हैं लोगों को, उसी तरीके से यहाँ पे भी पता पड़ रही थी। इट्स सर्कुलेशन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 2000 in 1926 to a massive 2 lakh copies in 1933। अब आप देखिए 26 से 33 तक के बीच में जो पहले सिर्फ 2000 कॉपीज बिका करती थी, वो 2 लाख कॉपीज तक पहुंच गया सर्कुलेशन। इससे बहुत लोग जो है वो जागरूक हुए और उनको समझ में आने लगी चीजें। Guomindang, despite its attempt to unite the country, failed because of its narrow social base and limited political vision। Guomindang की कोशिश थी कि वो पूरी कंट्री को यूनाइट करे, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उनका बहुत ही क्षीण सोच थी, बहुत ही सोशल बेस बहुत कम था और बहुत ही कम राजनीतिक विजन था। सोच बहुत कम थी, दृष्टि बहुत खराब थी। A major plank in Sun Yat-sen's program regulating capital and equalizing land was never carried out because the party ignored the peasantry and the rising social inequalities। अब जो पहले ये थे सुन येट सेन का प्रोग्राम जो था 3 प्रिंसिपलों पे बेस्ड था, उसमें बोला गया था कि कैपिटल मनी रेगुलेट करना है, इक्वलाइजिंग करनी है लैंड की, यानी सबको इक्वल लैंड देना है। वो कभी पूरा ही नहीं हुआ, वो कभी प्रोग्राम फॉलो ही नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो ये गुआमिंगडांग की जो पार्टी थी, ये पीजेंट्री क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, किसानों को इग्नोर कर रही थी, और बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक इनइक्वालिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। इट sought to impose military order rather than address the problems faced by the people। बस ये मिलिट्री ऑर्डर लागू करने में रहते थे, ये वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लोग क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं। समझ में आया किसी को? Yes, ma'am. यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है जापान और चाइना की। 1603 में कौन आया था, और यहाँ पे चाइना का भी दे रखा है। तो बेसिकली ये आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चाइना के अंदर फ्लरिश करी, उसके बारे में बताया गया है। When the Japanese invaded China in 1937, the Kuomintang retreated। जब जापानीज ने जब चाइना पे धावा बोला 1937 के अंदर, जब उन्होंने घुसपैठ करी, तो कुओमिंटांग जो है वो थोड़ा रिट्रीट हुआ, पीछे हटा। लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वॉर वीकेंड चाइना। अब लंबे और काफी समय तक चलने वाले वॉर के कारण चाइना कमजोर पड़ गया। प्राइसेस जो है वो 30% से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, 1945 से 49 के अंदर। अटरली डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और इतनी प्राइसेस बढ़ने के कारण जो आम जनता की जिंदगियां थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। रूरल चाइना जो था उसको 2 क्राइसिस झेलने पड़ रहे थे। पहला तो इकोलॉजिकल, सॉइल एग्जॉस्शन, डिफॉरेस्टेशन और फ्लड्स, और दूसरा था सोशल इकोनॉमिक कॉज, जिसके कारण बहुत ज्यादा लैंड टेन्योर सिस्टम बिगड़ गया था, इंडेप्टनेस बढ़ गई थी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, पुअर कम्युनिकेशन था। ये सारी चीजें देखनी पड़ रही थी चाइना को। सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की ढूंढी गई थी 1921 के अंदर, और ये जस्ट बाद में ढूंढी गई थी जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। रशियंस जो है वो सक्सेसफुल रहे थे, अपनी उनका पावरफुल इन्फ्लुएंस रहा था वर्ल्ड के ऊपर। उनके जो लीडर थे जैसे लेनिन और ट्रॉट्स्काय, ये आगे बढ़े थे। इन्होंने कॉमिटेरन और थर्ड इंटरनेशनल जो चीज है उसको स्टैब्लिश किया था 1918 के अंदर, और उससे उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी और बोला था कि अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, अब कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा किसी का भी, वो खत्म होगा वर्ल्ड लेवल पे। इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई है, ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट। the Comintern and the Soviet Union supported communist parties around the world। अब Comintern और सोवियत यूनियन जो है वो सपोर्ट किया करती थी कम्युनिस्ट पार्टीज का पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट दे वर्कड विद इन द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग द रेवोल्यूशन वुड बी ब्रॉट अबाउट बाय द वर्किंग क्लास इन द सिटीज। लेकिन ये काम जरूर करते थे मार्क्सिस्ट जो तरीका था उसमें, कि रेवोल्यूशन तभी आ सकता है जब आप वर्किंग क्लासेस के साथ में काम करें सिटीज के अंदर, तभी आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। Its initial appeal across national boundaries was immense, but it soon became a tool for Soviet interest and was dissolved in 1943। जल्दी ही ये जो इनकी अपील थी वो नेशनल बाउंड्रीज तक पहुंची, लेकिन जल्दी ही इनका जो टूल था सोवियत इंटरेस्ट का वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा 1943 के अंदर। माओ जेडोंग 1893 टू 1976 वो एक मेजर सीसीपी लीडर की तरह निकल के आए। उन्होंने अलग रास्ते बनाए, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम बनाए पीजेंट्री के लिए, यानी कि फाइनली अब किसी ने किसानों के लिए भी काम करना शुरू करा। इनकी जो सक्सेस थी सीसीपी को लेकर के वो बहुत ही पावरफुल रही, पॉलिटिकल फोर्स इन्होंने बहुत अच्छे से जीती। और ये किसके खिलाफ जीते? गुआमिंगडांग के खिलाफ जीते, क्योंकि ये पीजेंट्स को लेकर के चल रहे थे। और गुआमिंगडांग क्या कर रहे थे?
वो सिंपली अपने मिलिट्री रूल लगा रहे थे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को डील ही नहीं करना चाह रहे थे। तो ये तरीका था सीसीपी के एस्टेब्लिश होने में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने पीजेंट्स के लिए काम किया है, जब जहां पे बाकी लोग पीजेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे थे तब। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। फिर है माओ जेडोंग का रेडिकल अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच जो थी जान गुजाई की लेकर के, माउंटेन्स को लेकर के इन्होंने कैंपिंग करी 1928 से 34 के बीच में। गुआमिंगडैंग्स के अटैक से इन्होंने अपने आप को बचाया। एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट काउंसिल उन्होंने सेट करा जहां पे कन्फिस्केशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड का। माओ जो थे, माओ जेडोंग जो थे, माओ, वो दूसरे लीडर्स की तरह वो स्ट्रेस दे रहे थे किस पे, कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए और आर्मी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से अवेयर थे कि विमेन्स को कैसी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, और वो सपोर्ट करते थे रूरल विमेन्स की एसोसिएशन को। और वो चाहते थे कि न्यू मैरिज लॉ जो है वो लगाया जाए, जिसमें अरेंज मैरिज जो है वो रोकी जाए, और जो अ, मतलब एक तरीके से मैरिज के नाम पे जो खरीद फरोख्त चलती थी वो रोकी जाए। और डिवोर्स जो है उनको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया जाए, कि अगर कोई किसी से खुश नहीं है तो डिवोर्स लेने का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए। इन्होंने ये सब चीजें बताई हैं, काम किया है माओ जेडोंग ने। थोड़ा सा सही व्यक्ति जिन्होंने काम किया है लोगों को लेकर के। समझ में आया स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. No, ma'am, it's clear. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, और कल हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।